धर्म हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये बातें उनके कानों तक जाना जरूरी है। ये हंसी मजाक से हो हल्ला मचाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आप मुझे बताइए, 1 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरा देश घरों में कैद पड़ा हुआ, बच्चे भी कैद हुए हैं, कोई स्कूल नहीं खुले, कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं खुला है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है और वो एग्जाम पे चर्चा कर रहे, परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात, हमने आपको वोट दे के परीक्षा पे चर्चा करने के लिए बैठाया था क्या? इस देश पे चर्चा करो ना, जो सामाजिक आर्थिक हालात जो देश में बन चुके हैं, जो इस देश में रेप हो रहे हैं, उस पर चर्चा कब करोगे? जो इस देश में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उस पर चर्चा कब करोगे? बेरोजगारी पे, भूखमरी पे, गरीबी पे, इस पर चर्चा कब करोगे? ये जुमलेबाज हैं, जुमलाजीवी हैं, ये गोबरजीवी हैं, गोबर मूत्र खाने वाले हैं, ये रैशनलिटी लॉजिक की बात नहीं करते, चर्चा ही करेंगे। छोटे छोटे बच्चों को एग्जाम वॉरियर बोला, वॉरियर का क्या मतलब होता है? योद्धा, युद्ध है क्या ये? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका सेंसिटिव माइंड होता है, उनको अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए, पॉजिटिव तरीके से, मतलब ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए ना आदमी को। वो बोल रहे कि युद्ध है, एक एग्जाम मेरी ज़िंदगी डिसाइड करेगा क्या? इस देश में एक तो एजुकेशन को नौकरी से जोड़ा जाता है, एजुकेशन का मतलब नॉलेज नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रोजगार है। अगर तू पढ़ा लिखा है तो ज़िंदगी सफल होगी, अच्छा रोजगार मिलेगा। अब देख लो ना क्या हालात बन चुके हैं। तो ये चर्चाएं परीक्षा पे नहीं होना चाहिए, देश पे होना चाहिए, खेती किसानी पे होना चाहिए, महिलाओं के इशू पे होने चाहिए, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कें, उन पे होनी चाहिए। उन्होंने चर्चा करते हुए बच्चों को, स्टूडेंट को उन्होंने सलाह दिया कि पहले कठिन प्रश्नों को हल करें, खुद कठिन प्रश्नों से वो पीछे हटते। कैसे देखते? आप कभी अगर स्कूल में जाओगे ना या कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो वो वहाँ पे बताया जाता है बच्चों की कि आसान क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करें, क्योंकि टाइम ना बचे आखिर में तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप मुश्किल को अकॉर्डिंग टू पीएम साहब बोले ना, अगर मतलब कठिन को पहले अटेम्प्ट करें, तो अगर उसको आप पहले करोगे तो क्या होगा कि टाइम की कीमत होती है, टाइम ना बचेगा फिर क्या करोगे? फंस जाओगे। तो ये कौन सा लॉजिक? मैं बता रहा हूँ ना बार बार, इनको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। हर टाइम तो इलेक्शन मोड में रहते हैं, इनको वोट ही दिखती हैं, वही दिमाग में घूमती रहती हैं। यहाँ भी क्या होता है कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट होता है, इकोनॉमी में इन्वेस्ट होता है, यहाँ पे ये इमोशन में इन्वेस्ट करते हैं, ये बच्चों की इमोशन में, धर्म की जाति की बात कर देंगे, इधर उधर की बात कर देंगे, तो ये बकवास कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तर्क की बात होनी चाहिए, तर्क की बात नहीं हो रही। अच्छा, आपने इलेक्शन का जिक्र किया, तो उन्होंने बंगाल में इलेक्शन जो हो रहा है, ममता दीदी को वो दीदी करके उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है मंच से, जिस पे क्रिटिसाइज भी हो रहा है। उसको कैसे देखते हैं आप? क्या उनको ऐसा बोलना चाहिए? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अगर संवैधानिक पद पर आप बैठे हो, देश के प्रधानमंत्री हो, आपको मर्यादा में रहना चाहिए। दूसरी बात, काम की बात होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बंगाल में उन्होंने जाके बोला है कि रोजगार देंगे, 2 करोड़ जो रोजगार बोले थे वो कहाँ गए? आप मुझे बताओ, बंगाल कहाँ आता है? चाइना में आता है, पाकिस्तान में आता है, कहाँ आता है? इंडिया में आता है। तो 2 करोड़ का कुछ परसेंटेज तो वहाँ भी जाता है, 5 लाख 10 लाख, तो वो कहाँ गए? क्यों नहीं दिए? आपकी सरकार सत्ता में आप सेंटर में, आप मना करेगी क्या? अगर दीदी को आप बोलोगे कि मैं रोजगार देना चाहता हूँ, मना कर देगी। सबसे ज़्यादा माइग्रेंट लेबर बंगाल के होते हैं इस देश में। माइग्रेंट लेबर वही होते हैं जो 8 करोड़ गए थे पैदल अपने घरों में, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमी धराशायी हो गई है। जो एग्रीकल्चर रिफ्यूजी बोला जाता है उनको, क्योंकि एग्रीकल्चर से निकल के जाते हैं वो, एग्रीकल्चर की इकोनॉमी धराशायी होगी गाँव में, तो माइग्रेंट लेबर बनेंगे, शहरों की तरफ पलायन होगा। वहाँ पे क्या कि कॉर्पोरेट घराने हैं जो पूंजीपति, उनके कारखानों में काम करेंगे। उसके बाद क्या होगा? लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा, सारी उम्र तो उन्होंने मुनाफा कमाया, जब उनके ऊपर दुख की घड़ी आई तो पैदल गए। किराए के पैसे दिए होता, बता दो मुझे। तो इस देश को खत्म किया जा रहा है, धीरे धीरे इरोड किया जा रहा है। जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, ऑटोनॉमी होती है, उनको खत्म किया जा रहा है। RBI है, CBI है, इलेक्शन कमीशन है, RTI है। RTI हमारे लिए कितना बड़ा अधिकार होता था। हमारे टैक्स का पैसा कौन कहाँ खर्च कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है? हमारा पैसा है ना, टैक्स देता है देश का नागरिक, तो उसको डाइल्यूट कर दिया है। अब हमें सवाल पूछने का अधिकार नहीं रहा। ताज़ा खबर आई है आज की, 3 लाख रुपये मांगे किसी RTI फाइल की थी किसी ने छत्तीसगढ़ में, तो उसको 3 लाख रुपये मांगे हैं। हालांकि उसमें लिखा गया था कानून में कि 10 रुपये में RTI फाइल करके आप कुछ भी मांग सकते हो। तो ये ऐसे इरोड किया जा रहा है, नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। क्योंकि सरकारी नौकरियाँ कहाँ होती थी? सरकारी संस्थानों में, PSU में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं, जो रेल है, बेल है, एयर इंडिया है, ये जो बेचे जा रहे हैं, LIC वगैरह, तो ये जो बेचे जा रहे हैं, इनमें नौकरियाँ होती थी, वो नौकरियाँ खत्म हो रही हैं। एक गरीब आदमी देश में सिर्फ एक ही तरीका था उसको ऊपर उठने का, कि मर पड़ के मेहनत करके सरकारी नौकरी ले ले, रोजी रोटी मिल सकती है, अपने बच्चों को पाल सकता है। क्योंकि अगर प्राइवेट में जाएगा तो 10,000 की 8,000 की नौकरी दे रही हैं, कैसे सर्वाइवल होगा? आप कह रहे हो नौकरियां नहीं है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के होर्डिंग पूरी दिल्ली में लगे हुए हैं कि 4 साल बेमिसाल, और उस पर नौकरियों का भी जिक्र है कि इतनी नौकरियां इस फील्ड में दी गई। उसे आप कैसे देखते हैं? अच्छा, उत्तर प्रदेश वही है जहाँ पे 67 84 के पद निकले थे। वहाँ पे PhD होल्डर ने
पीजी होल्डर ने अप्लाई किया था और वो हजारों की हजारों संख्या में थे। अगर नौकरियां तो फिर पीएचडी क्यों करवा रहे उनकी? जब पढ़ासी तो 8वीं 10वीं पास लग सकता है, नौकरियां नहीं है तभी तो पीएचडी होल्डर ने अप्लाई किया। ये जुमलेबाज है, बार बार बोलो, बकवास कर रहे हैं, लॉजिक की बात है क्या? तेरा ये उत्तर प्रदेश वही है, उत्तर प्रदेश माइग्रेंट लेबर बहुत ज़्यादा है, सबसे गरीब तबका है, सबसे ज़्यादा गरीब है देश का प्रदेश मतलब राज्य। सबसे ज़्यादा एनसीआरबी का डाटा होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 2015 के बाद तो सरकार नहीं निकाल रही। सबसे ज़्यादा रेप के, डकैती के, लूटपाट के, क्राइम के मामले हैं वो यूपी में होते हैं। सबसे ज़्यादा बेरोजगार यूपी में है। अगर है तो फिर ये सड़कों पर क्यों घूम रहे हैं लोग? अगर अपने में भी मिसाल हैं आपके 4 साल, तो फिर कहाँ दिखा दो ना, डाटा दिखाने में क्या दिक्कत है? आपको ही फायदा होगा, चुनाव आने वाला है, आपको वोट देंगे हम, आपने दिया है, काम किया है तो बता दो ना। काम किया जब तो होर्डिंग लगा दिए। होर्डिंग लगाने से क्या होता है? होर्डिंग तो कोई भी लगा देगा, मैं भी लगा दूंगा कल को। होर्डिंग लगाने से क्या, तो चुनाव का प्रचार प्रसार होता है, दिखा दो ना। फिर मैं वही बोल रहा हूँ, अगर होर्डिंग लगा रखे हैं आपने तो दिखा दो ना, दिखा दो, क्या दिक्कत है? कागज़ पे दिखा दो, जैसे बोले ना कि एमएसपी था है रहेगा, तो कानून बना दो, लिख के दे दो उस पर, ऐसे ही आप दिखा दो आप। अच्छा, वो यूपी के सीएम है, वहाँ पे उनको होर्डिंग लगाना चाहिए, तो वो दिल्ली में होर्डिंग लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है? चुनाव प्रचार करना है ना दिल्ली में। मैंने बोला ना माइग्रेंट लेबर आते हैं, यहाँ भी आते हैं, उनके बेटे बेटियाँ हैं जो यूपी में रहने वाले हैं, किसान हैं, जो मजदूर उनकी औलाद है, दिल्ली में आते हैं। तो वो अपने औलाद तो पढ़ी लिखी होती है, क्योंकि देश बढ़ रहा है आगे, हालांकि वो नहीं चाहते। तो दिल्ली में इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ से इन्वेस्ट होगा, वोटों में इन्वेस्ट होगा, यहाँ से फ़ोन करके बताएगा कि यूपी में ना काम हो रहा है। वो 4 साल भी में मिसाल, अगर काम, तो ये तो अच्छी बात पूछ लिया आपने, अगर काम किया तो अपने देश में उसमें राज्य में दिखा लेना, यहाँ पे क्यों पूछ रहा है? समझ रहे हो? बड़ी प्लानिंग है इनकी हिंदू राष्ट्र बनाने की, ब्राह्मणवाद मनुवाद को लागू करने की। जो ये गरीब तबका है देश का, जो गरीब किसान है, मजदूर है, दलित है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। आप ये दासना का केस सुना होगा ना आपने, वो यूपी में आता है। छोटे से बच्चे ने पानी पीने गया था, पानी का भी धर्म बता दिया। कबीरदास जी ने कहा था कि कबीर कुआ पानी का, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। पानी का भी धर्म बना दिया उन्होंने। ये जो सांप्रदायिकता है, दंगे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ये यूपी में आता है, गाजियाबाद में है। हिंदू खतरे में इसी चीज़ पे अटैक किया जा रहा है। काम की बात तो करेंगे नहीं। आप मुझे बताइए, 70 साल से तो हिंदू खतरे में था, और 70 साल में 6 साल वाजपेयी जी के भी इंक्लूड कर रहे हैं। जब इस देश का राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम था, मुस्लिम था, और प्रधानमंत्री एक सिख था, मनमोहन सिंह, जब तो हिंदू खतरे में नहीं था। जब आज हिंदुओं की सरकार है तो हिंदू खतरे में है। 80% आबादी हिंदुओं की है, 14% मुस्लिमों की है, तो 14 आदमियों को 80 आदमियों से कैसे खतरा हो सकता है? सबसे बड़ी बात, अगर है तो खतरे में कर लो ना काम उनका, एग्जीक्यूशन कर दो, खत्म कर दो मुसलमानों को, कौन मना कर रहा है? लेकिन डरा के रखना, उसको यहाँ पे रखना है, थोड़ा सा नीचे आएगा तो फिर वोट टूट जाएंगे, यहाँ पे रखना है, दिमाग में बिठा के रखना इस बात को कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में है जो हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करता है। इनकी सियासत खतरे में, इनकी कुर्सी खतरे में, तोड़ फोड़ में, जो जात पात में, धर्म में, यहाँ पे वोट हैं, इसके साथ लोगों के सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं डायरेक्टली। इसलिए वोटों के, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो उनकी सरकार है, क्यों करेंगे? आगे इलेक्शन आने लग रहा है, बोला ना मैंने। 4 महीने से ज़्यादा हो गए किसानों को बैठे हुए, और किसान कहते हैं कि इसका असर बंगाल के चुनावों में देखने को मिलेगा। वहीं बीजेपी दावा करती है कि इस बार बंगाल में सरकार बन रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? आप मुझे बताइए, बंगाल, फिर वही बोल रहा हूँ, बंगाल इंडिया में आता है, वहाँ के किसानों को MSP आज तक नहीं मिलता, आज तक भी। वो केवल 6% किसानों को मिलता है। उनको ऑफर दिया गया है अभी। ऑफर किस चीज़ का? हर साल 17,000 की 18,000 रुपये, 75 लाख किसानों को 18,000 रुपये पर ईयर देने की वहाँ पे। PM किसान में 6,000 दे रहे हो, 18,000 दे रहे हो। वही किसान है जिसको DAP का कट्टा 1,200 रुपये का आता था, तो 1,800 का कर दिया, 1,900 का कर दिया है। NPK जो यूरिया का कट्टा था उसमें 600 रुपये बढ़ा दिए हैं। 1 एकड़ में 1 DAP, मतलब 1 क्विंटल वो चलता है, मतलब चाहिए DAP का कट्टा, तो मतलब 1,500 रुपये होगा। और यूरिया का और लगा लो तो 6-7 हज़ार, तो यही बैठ गया आपके। 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, और 6,000 आप PM किसान के थ्रू दे रहे हो। ये फर्जीवाड़ा क्यों कर रहे हो आप? हमें अपना भाव दे दो, हमें आपके फ्री में नहीं चाहिए। हमें अपनी फसल का भाव दे दो, दाम दे दो, हमें फ्री में चाहिए ही नहीं। बंगाल इलेक्शन पे बात कर रहे हैं, तो चौथे चरण का जो चुनाव हो रहा था जिसमें गोली भी चली है, तो जनता सत्ता अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए वोट करती है, और उसी जनता को वो प्रतिनिधि गोली मरवा रही है। कैसे देखते हैं इसको? सब एक ही थाली के बैंगन। आप ये मत सोचना कि अगर वो है तो वहाँ भी बेरोजगारी है, समझ लो। राजनीति करने पे सब उतरे हुए हैं, सबको पता है। जानबूझ के ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिससे वोट खरीदे जाए। इसके खरीदना ही है वोट, क्योंकि अटैक करोगे, उधर कुछ तोड़ फोड़ करोगे तो उस पर वोट मिलेंगे। वोट बैंक का चक्कर रहता है। आपने छत्तीसगढ़ का मामला भी देखा होगा, देखा होगा, ताज़ा उदाहरण है। जो 24 जवान मर चुके हैं, किसके? तो किसान मजदूर की औलाद होती है। नहीं, सही तो पिछली पार्टियां भी नहीं है। अगर पिछली पार्टियां सही होती तो किसानों की अब तक ये हालत हुई नहीं रहती। वही मैं बोल रहा हूँ, अगर वो होती तो फिर नहीं होता ना। MSP होने के बावजूद सुसाइड कर रहे हैं, 13,000 सुसाइड करते हैं एनुअली।
वो तो एमएसपी होने के बावजूद कर रहे हैं, हम तो एमएसपी भी हटा रहे हैं और इन सरकारों ने लागू कर रखा है। और एक तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2006 में, उसने बोला था C2 पे लागू होगा, आज तक लागू नहीं है। ये तो न्यूनतम का भी न्यूनतम है, एमएसपी तो है नहीं जिस पे बात हुई थी, और अब तो उसको भी खत्म कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात बता रहा था मैं, थोड़ा सा आपको जरूरी उसके बारे में जानना, क्योंकि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं 22-24 जवान शहीद हुए, उनके लिए इनके पास एम्बुलेंस तक नहीं है, ट्रॉली में भर के लाया गया उनकी लाशों को। और अब प्रधानमंत्री जी 8,000 करोड़ का प्लेन लेकर घूम रहे हैं, 10 लाख का कुर्ता पहन रहे हैं, चश्मे मशरूम खा रहे हैं 4-4 लाख के। एक इनकी झांसी की रानी है कंगना रनौत, इन्हीं की तरह तोड़ फोड़ करती है, हिंदू मुसलमान करती है, कुछ नहीं आता उसको वाई सिक्योरिटी दे रखी है। क्या करती है भाई वो, क्या कर दिया उसने देश के लिए? जो देश की सिक्योरिटी के लिए, देश के लिए मरते हैं, उनके लिए इनके पास एम्बुलेंस तक नहीं है, और जो तोड़ फोड़ करते हैं उनके वाई सिक्योरिटी दे रखी है। उसका एक छड्डा छूटा था थोड़े दिन पहले, पूरे देश में हाहाकार मच गई थी, और उसी टाइम किसानों के हाथ टूटे थे पिपली हरियाणा में। एक शब्द नहीं था किसी मीडिया के पास। ये टिकट टिकाऊ है, मीडिया बिकाऊ है। असली बात यह है कि देश को ख़त्म किया जा रहा है धीरे धीरे। जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होते हैं उन पर अटैक किया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट से देखिए, RBI इलेक्शन कमीशन, मैंने जैसे पहले बोला, सबको ख़त्म किया जा रहा है, सब पे अटैक किया जा रहा है। फ्रीडम है नहीं, लिबर्टी है नहीं, कोई राइट्स नहीं बचे हैं। ये देश को ख़त्म किया जा रहा है, आपको नहीं किया जा रहा, मेरे को नहीं, हम सबको ख़त्म किया जा रहा है, संविधान को ख़त्म किया जा रहा है। ये देश मिट जाएगा। अब आवाज़ उठानी पड़ेगी आप सबको, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, विचारों को मजबूत बनाओ। अगर यहाँ नहीं आ सकते तो आपका भी नंबर आएगा। लाइन लगा रखी, ये मत सोचना कि ये तो किसानों की बात है, ये तो स्टूडेंट्स की बात है, ये तो जवानों की बात है। आपका भी नंबर आएगा। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, बैंक वाले आए थे 2 दिन, वो सोच रहे 2 दिन में देश जीत लेंगे। हम 4 महीने से बैठे हैं, तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। देश को मिटा दिया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये बातें उनके कानों तक जाना जरूरी है। ये हंसी मजाक से हो हल्ला मचाने से कुछ हासिल नहीं होगा। अब काम की बात होनी चाहिए देश में, खेती किसानी की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, देश की बात होनी चाहिए, संविधान की बात होनी चाहिए। अंत में यही कहना चाहूँगा कि एक समाजवाद होता है और एक पूंजीवाद होता है। पूंजीवाद निजीकरण पूंजीवाद है। कॉर्पोरेट घराने आएंगे, कारखाने लगाएंगे, फिर आपको लूटेंगे, आपकी ज़मीनों पे कारखाने लगेंगे, आप मजदूर बनोगे, ज़मीन तुम्हारे होगे, तुम गारड़ोगे उसकी अपनी ज़मीन पर, उसकी फैक्ट्री के अंदर। ये देश ऐसे खत्म होगा। अभी भी टाइम है, जाग जाओ। इस वीडियो को शेयर करो। भगत सिंह ने कहा था समाजवाद की बात की, समाजवाद आपकी बात करता, गरीब किसान की बात करता, मजदूर की बात करता, महिला की बात करता है, ट्राइबल की बात करता है। तो अंत में यही कहना चाहूँगा, भगत सिंह ने कहा था कि दिल में रहेगी मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू वतन आएगी। इनकलाब जिंदाबाद।